हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रोमर्स एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल। इसको एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए, यूजीसी के लिए, यूपीएससी के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। जिस हिसाब से पेपर में अटैम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ट्रेडिशनल ग्रोथ थ्योरीज लाइक हेरोडोमर मॉडल एंड सोलोज न्यू क्लासिकल growth model treat technological progress as exogenous. Exogenous means determined outside the economic system. ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल ग्रोथ थ्योरीज हैं ये मान के चलती हैं कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है ये एक्सोजीनस फैक्टर है, मतलब ये आउटसाइड द सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम के बाहर तय किया जाता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होगी, पहले से गिवन होती है हमें। ठीक है, दीज मॉडल्स फेल टू एक्सप्लेन लॉन्ग रन सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एडिक्वेटली, स्पेशली डिफरेंसेस इन ग्रोथ रेट अक्रॉस कंट्रीज। तो ये मॉडल्स जो हैं फेल हो जाते हैं इस केस में कि लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन्ड ग्रोथ को मेंटेन किया जाए और किस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके ग्रोथ रेट अलग अलग क्यों चल रहे हैं ये तो बताते ही नहीं है। बट जो पॉल रॉमर थे उन्होंने इन जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश की। अब पूरी तरह से तो हर एक मॉडल सही नहीं होता, मगर पहले से बेटर हुआ कुछ। वो क्या था? टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस पॉल रॉमर developed the endogenous growth theory, popularly known as Romer's endogenous growth model, in which technological progress या technical progress is endogenously determined by economic decisions such as investment in research and development, human capital and knowledge creation. पॉल रॉमर का मानना था कि जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है या टेक्निकल प्रोग्रेस है वो एंडोजीनसली जो है डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? कि कितना R&D पे इन्वेस्टमेंट किया, किस हिसाब से आपका ह्यूमन कैपिटल चल रहा है और कितनी नॉलेज क्रिएशन हुई है। इन सारी चीज़ों पे जो है आपकी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है। अगर किसी कंट्री ने हैवीली इन्वेस्ट किया है इन सब पे तो उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ज़्यादा होगी, जैसे कि चाइना। रोमर्स मॉडल हाईलाइट्स द रोल ऑफ नॉलेज स्पिलओवर्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड इनोवेशंस एज इंजन्स ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ। उनका ये मानना था लॉन्ग रन ग्रोथ करनी है तो नॉलेज पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होने चाहिए प्रोडक्शन में, इनोवेशंस होनी चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म में इकॉनमी ग्रो कर पाएगी। अब उनकी एजम्पशंस क्या थी? द मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग की एजम्पशंस। नंबर 1, नॉलेज is a non-rival good. That is, one person's use of knowledge does not reduce its availability to others. उनका ये मानना था जो नॉलेज है वो नॉन राइवल गुड है। एक के पास होने से ऐसा नहीं है कि दूसरे के पास नहीं होगी, दूसरे के पास भी अवेलेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे। दैट इज ड्यू टू नॉलेज स्पिल ओवर्स, नॉलेज फैलेगी, आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेटली विद इनपुट। क्योंकि नॉलेज लगातार फैल रही है, प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आएगा, आउटपुट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, उस जितने हमने इनपुट्स लगाए उससे कई गुना ज़्यादा आउटपुट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज एंडोजीनस। दैट इज इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटेंशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो गिवन नहीं है जैसा बाकी मॉडल मान के चलते हैं। उनका ये मानना था जो टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो एंडोजीनस है और वो मॉडल के बीच में कई फैक्टर्स बताए हैं उन पे डिपेंड करती है, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे डिपेंड करती है। जैसे चाइना ने हैवीली इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी के ऊपर तो उनकी इन हाउस सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट इम्परफेक्ट कंपटीशन, मैं इम्प्रूवमेंट बोल गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन। दैट इज इनोवेटर्स एंजॉय मोनोपोली पावर थ्रू पेटेंट्स। जो भी इनोवेटर होते हैं जब वो नई चीज़ निकालते हैं, पेटेंट ले लेते हैं, तो वो उनकी मोनोपोली पावर बन जाती है कुछ टाइम के लिए। ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन। दैट इज ह्यूमन कैपिटल इज एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड ग्रोथ। इंसान के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इंसान की एजुकेशन, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ वगैरह होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर ह्यूमन कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इनोवेशन और ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट 6th पॉइंट आ जाता है नो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू नॉलेज। जो नॉलेज है उसके ऊपर कोई डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं है। दैट इज अनलाइक फिजिकल कैपिटल, जैसे फिजिकल कैपिटल में होता है नॉलेज डज नॉट सफ़र फ्रॉम डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नॉलेज के ऊपर कोई डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं है, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, रोमर्स एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल। सबसे पहले एंडोजीनस ग्रोथ का मतलब क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। एंडोजीनस ग्रोथ अकॉर्डिंग टू
रोमर क्या होता था, रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन द इकोनॉमी रैदर देन फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एंडोजिनस ग्रोथ कहती है कि जो लॉन्ग रन ग्रोथ है वो विद इन द इकोनॉमी के फैक्टर्स की वजह से आती है, ना कि कहीं बाहर से आती है। तो अकॉर्डिंग टू रोमर, नॉलेज इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नॉलेज भी उन्होंने कहा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नॉलेज के इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं एंड इन्वेस्टमेंट इन R&D लीड्स टू कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। लगातार R&D में इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो टेक्निकल प्रोग्रेस होती रहेगी। दस ग्रोथ डज नॉट स्लो डाउन ऑटोमेटिकली एज सजेस्टेड बाय द सोलो मॉडल। जैसे सोलो मॉडल कहता था ग्रोथ एक हद तक बढ़ेगी, बाद में वो जो है डिमिनिशिंग रेट पे चली जाएगी या स्लो डाउन हो जाएगी। रोमर कहता है ऐसा नहीं होता, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो नहीं कम होगी। रोमर्स मॉडल डिवाइड्स द इकोनॉमी इनटू 3 सेक्टर्स। एक तो फाइनल गुड्स सेक्टर है और एक ह्यूमन कैपिटल सेक्टर है और R&D सेक्टर है। ईच सेक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सस्टेनिंग लॉन्ग रन ग्रोथ। अगर लॉन्ग रन ग्रोथ करनी है किसी भी इकोनॉमी की, कंट्री की, तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स अपने मैक्सिमम पे काम करने चाहिए। ठीक है, तीनों के तीनों सेक्टर्स। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन फंक्शन इन रोमर्स मॉडल। रोमर्स मॉडल में प्रोडक्शन फंक्शन इस टाइप का था, द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a k रेज टू पावर अल्फा l रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा, वेयर y इज द आउटपुट, a इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। a जो है वो स्टॉक ऑफ नॉलेज दैट इज टेक्नोलॉजी, एंड जो k है कैपिटल K दैट इज फिजिकल कैपिटल, l इज द लेबर एंड अल्फा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। जो अल्फा है वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है कि कैपिटल के बढ़ने से इलास्टिसिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कितना एक्सटेंड में चेंज आता है। इन रोमर्स मॉडल अ ग्रोथ ए ग्रोज एंडोजीनसली थ्रू R&D एक्टिविटीज़। तो इसमें है कि अ कंट्री, यहाँ पे आना था, ये जो A है ये वाला स्टॉक ऑफ कैपिटल A, ये किस तरीके से ग्रो होता है, एंडोजीनसली थ्रू R&D एक्टिविटीज़। लगातार अगर R&D एक्टिविटीज़ बढ़ती रहेंगी तो स्टॉक ऑफ नॉलेज बढ़ता रहेगा। नॉलेज एक्यूमुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज A स्टार दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा। ये एक तो ये होता है कैपिटल डेल्टा, ये होता है स्मॉल डेल्टा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो A स्टार इज इक्वल्स टू डेल्टा A एल ए, दैट इज A स्टार क्या है, ग्रोथ ऑफ नॉलेज, एंड डेल्टा क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च, कितनी रिसर्च है उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है। एल ए इज द लेबर एम्प्लॉयड इन R&D के लिए कितना लेबर एम्प्लॉय किया, एंड A इज दैट इज एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो ये जो A स्टार है ग्रोथ ऑफ नॉलेज किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्टिविटी क्या है रिसर्च एंड रिसर्च की, कितनी तेज़ी से रिसर्च हो रही है, कितनी प्रोडक्टिव रिसर्च है, लेबर कितने एम्प्लॉय किए R&D के लिए, और A होता है हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है। अबव इक्वेशन शोज दैट मोर रिसर्चर्स लीड्स टू टेक्निकल प्रोग्रेस। जितने ज़्यादा रिसर्चर्स लगाओगे उतना टेक्निकल प्रोग्रेस होगी। एग्जिस्टिंग नॉलेज हेल्प्स टू क्रिएट न्यू नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज भी नए नॉलेज को हेल्प करती है, दैट इज नॉलेज स्पिल ओवर इफेक्ट। इसी को नॉलेज स्पिल ओवर इफेक्ट कहा गया है कि अगर एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी उसको और ज़्यादा करते रहेंगे तो एग्जिस्टिंग नॉलेज के थ्रू ही नई नॉलेज क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज सिग्निफिकेंट इन द रोमर्स मॉडल। रोमर मॉडल में, पूरे मॉडल में इंसान को, ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन की स्किल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। अकॉर्डिंग टू रोमर, स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर R&D करनी है तो स्किल्ड लेबर चाहिए। एडुकेशन इंक्रीजेज इनोवेशन कैपेसिटी। एडुकेशन जितनी ज़्यादा दोगे लोगों को उतना ज़्यादा इनोवेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। कंट्रीज विद हायर ह्यूमन कैपिटल ग्रो फास्टर। जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, ह्यूमन के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। अगर आप एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी फास्टर होंगे एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। यही बात जो है रोमर बार बार कर रहे हैं। अब वो कह देते थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड नॉलेज स्पिल ओवर क्या होता है उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू रोमर, unlike physical capital, knowledge is non-excludable, non-rival and generates positive externalities। वो कहते थे जैसे कि फिजिकल कैपिटल है वैसा नहीं है ह्यूमन कैपिटल या फिर नॉलेज स्पिल ओवर। नॉलेज क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते नॉलेज लेने से। नॉन राइवल, ऐसा नहीं कि एक के पास होगी तो दूसरे को नहीं मिलेगी, और ये जनरेट करती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़, पॉजिटिव इफेक्ट्स देती है, जिसको स्पिल ओवर्स कहा हुआ है। बिकॉज ऑफ स्पिल ओवर्स सोशल रिटर्न्स टू R&D एक्सीड प्राइवेट रिटर्न्स। जो सोशल रिटर्न्स है R&D के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, वो प्राइवेट रिटर्न्स को भी पास कर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, सरपास कर जाते हैं। मार्केट्स अलोन में अंडर इन्वेस्ट इन R&D। मार्केट्स अलोन में अंडर इन्वेस्ट, मार्केट के ऊपर छोड़ दिया तो अंडर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, समझ गए।
R&D के ऊपर गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इज जस्टिफाइड। तो मार्केट के ऊपर छोड़ दिया तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब R&D के ऊपर उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट बंदे तो वही इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ उनको प्रॉफिट दिख रहा है। तो गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग ग्रोथ। इसी वजह से जब चाइना का मॉडल देखते हैं तो चाइना काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ टू R&D को सब्सिडीज़ देनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन, सरकार को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है एजुकेशन वगैरह पे लगाना चाहिए। प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, पेटेंट राइट है, उनको प्रोटेक्ट करें ताकि इनोवेटर्स को एनकरेजमेंट मिले। सपोर्टिंग इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सरकार को जो इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सपोर्ट करना है। तो Thus, the government policy can permanently influence the growth rate. सरकार की पॉलिसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ रेट्स को मेंटेन करने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए। इन रोमर्स मॉडल लॉन्ग रन ग्रोथ रेट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन कैपिटल। लॉन्ग रन ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करती है? वही वाली बातें दोबारा शुरू हो गई, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, R&D के ऊपर कितना पैसा लगा है, एंड पॉपुलेशन एंगेज्ड इन रिसर्च, तो कितनी पॉपुलेशन रिसर्च के ऊपर लगी हुई है। ग्रोथ डज नॉट कन्वर्ज ऑटोमेटिकली कन्वर्ज नहीं होंगी। रिच कंट्रीज कैन कंटिन्यू ग्रोइंग फास्टर इफ दे इन्वेस्ट मोर ऑन इनोवेशन। रिच कंट्रीज भी लगातार डेवलप होती रहेंगी और ज़्यादा डेवलप होती रहेंगी अगर वो इन्वेस्टमेंट करती हैं इनोवेशंस के ऊपर। अब आ जाता है इस थ्योरी के मेरिट्स क्या हैं। रोमर्स मॉडल एक्सप्लेन्स सस्टेन्ड लॉन्ग रन ग्रोथ, के लॉन्ग रन में किस तरीके से ग्रोथ को सस्टेन करना है, सस्टेन ग्रोथ किस तरीके से चल सकती है। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन और एजुकेशन का रोल को बताता है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन क्रॉस कंट्री ग्रोथ डिफरेंसेस, के क्यों अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंसेस है, क्यों चाइना इतना आगे निकल गया और काफ़ी कंट्रीज पीछे रह गई। जस्टिफाइज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है इकोनॉमी में, उसको क्यों जस्टिफाई करता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उतनी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जितना सरकार कर सकती है। सरकार सब्सिडी वगैरह भी दे सकती है ना। मोर रियलिस्टिक देन एक्सोजीनस मॉडल्स, जितने भी एक्सोजीनस मॉडल्स हैं जो ये मान के चलते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस गिवन है आउटसाइड द मॉडल, तो उसको भी ये जो है दरकिनार करता है, उसको भी ये साइड पे करके कहता है कि भाई टेक्नोलॉजी तो भाई इन हाउस होनी चाहिए। अब इस मॉडल की कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन नॉलेज स्पिलओवर्स, पूरा जोर इन्होंने नॉलेज स्पिलओवर्स पे लगा दिया कि नॉलेज होगी उसी से और नॉलेज बढ़ेगी और नॉलेज बढ़ेगी। ऐसे मेजरमेंट ऑफ नॉलेज इज़ डिफ़िकल्ट, हमें कैसे पता लगेगा, ये क्वान्टिफाइबल जो क्वान्टिफेबल नहीं है, हम कैसे क्वान्टिफाई कर पाएंगे कि किसको कितनी नॉलेज है, तो इसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। एज्यूम्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये अज्यूम करके चल रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी वगैरह या कोई भी इंस्टीट्यूशंस है वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, मगर सरकार में अगर करप्शन हुई, सरकार ने नीचे पैसा फेंका R&D करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो तो पैसा गोलमोल हो सकता है ना। मे नॉट अप्लाई इक्वली टू डेवलपिंग कंट्रीज़, हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपना अपना सिस्टम है, तो हर एक जगह पर ये अच्छे से जो है अप्लाई नहीं हो पाएगा। इग्नोर्स द एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, अगर ज़्यादा इनोवेशन करने के चक्कर में पोल्यूशन भी बढ़ा दिया फिर तो वो बात तो की ही नहीं। अब कंक्लूड करते हैं पूरे मॉडल को। Romer's endogenous growth model marks a significant departure from traditional growth theories by internalizing the technological progress। जैसा कि इस मॉडल में कहा था कि भाई टेक्नोलॉजी गिवन नहीं होती, टेक्नोलॉजी इन हाउस होनी चाहिए, तो ये जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं उनको साइड पे कर देता है, ट्रेडिशनल मॉडल्स का डिपार्चर ले आता है और कहता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस जो है इंटरनल फैक्टर होना चाहिए ग्रोथ के लिए। इट एम्फेसाइजेस that knowledge, innovation and human capital are the true drivers of long run economic growth। जैसा कि मॉडल में मैं बता ही चुका हूँ कि नॉलेज होनी चाहिए, इनोवेशंस होनी चाहिए और ह्यूमन कैपिटल, यही मेन बंदे हैं, यही मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। द मॉडल प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल पॉलिसी, R&D subsidies and innovation driven development strategies, making it highly relevant for both developed countries and developing countries। क्योंकि इस मॉडल में एजुकेशन को जोर दिया गया, R&D को जोर दिया गया, जो R&D के ऊपर जो सब्सिडीज़ सरकार दे उसको जोर दिया गया, और ये सारी चीज़ों को जोर दिया गया जिससे कि डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों के लिए फ़ायदा है, दोनों ही अपने कंट्री को इस तरीके से लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है। आई होप ये मॉडल आपको पसंद आया होगा, ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।